और चलिए नमस्ते हिमाचल में तफसील से जानेंगे खबरें। मैं हूं आपके साथ जासमिन शर्मा। शिमला में आज बिजनेस मीट का दूसरा दिन है। राज्य सरकार निवेशकों के साथ आज बैठक करेगी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में दोपहर 2:30 बजे राज्य सचिवालय में यह बैठक होगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, रामकुमार समेत विभिन्न विभागों के आला अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बिजनेस मीट का आज दूसरा दिन है। कई निवेशकों के साथ अलग अलग मुद्दों पर बैठक होनी है। दोपहर 2:30 बजे सीएम सुक्खू की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया जाना है। कई बड़े चेहरे इस बैठक का हिस्सा होंगे, जहां सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर के साथ साथ उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान भी इस बैठक में खास तौर पर शिरकत करेंगे। तो बिजनेस मीट का ये दूसरा दिन है। हिमाचल प्रदेश में निवेशकों को किस तरीके से आकर्षित किया जाए, किस तरीके की पॉलिसीज रहने वाली हैं, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा होनी है। 2:30 बजे राज्य सचिवालय में ये अहम बैठक होगी। सीएम सुक्खू खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। खासतौर पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर भी इस बैठक में शिरकत करने वाले हैं। राज्य सचिवालय में 2:30 बजे इस बैठक का आयोजन होना है। और चलिए सीधे रुक करते हैं। हमारे सहयोगी रणबीर का इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। रणबीर, हिमाचल प्रदेश के लिहाज से ये बैठक अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। 2:30 बजे राज्य सचिवालय में आज ये बैठक होने वाली है। क्या प्रमुख बिंदु आज के रहने वाले हैं रणबीर? जी देखिए, जो पहला सत्र था इस बैठक का, जो पहला दिन था वो 8 जून को हमने देखा कि किस तरह दिन भर जो है मंथन उसमें चला। 29 परियोजनाओं पर जो लंबित पड़ी है उन पर मंथन हुआ। निवेशकों से 1-to-1 जो है मुख्यमंत्री ने भी बात की है, उद्योग मंत्री ने भी बात की है। जो समस्या है निवेशकों की उनको जाना गया है। आज दोपहर बाद 2:30 बजे जब ये बैठक शुरू होगी तो उसमें भी एजेंडा यही है कि क्या परेशानियां निवेशकों को आ रही है और जो नीति है राज्य सरकार की उसमें बदलाव किया जाना है, तो किस किस तरह के बदलाव किए जाने हैं। और जो सिंगल विंडो की बात कही जा रही है, इन्वेस्टमेंट ब्यूरो बनाने की बात कही जा रही है, तो वो ब्यूरो किस तरह से काम करेगा, उसमें कौन होगा, उस ब्यूरो को हेड कौन करेगा, वो किस तरह से संचालित होगा, निवेशकों के साथ किस तरह से उनका जो है संबंध रहेगा और क्या क्या जो है उसमें कंपोनेंट्स जो है वो शामिल होने चाहिए। तो इस पर डिस्कशन यहाँ पर होगी। पहले दिन हमने देखा कि जो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है जिस जिले में है, सोलन में, वहां के जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपने प्रपोजल्स दिए थे, जिन्होंने एमओयू साइन किए थे, वो जो है बैठक में आए थे। आज प्रदेश भर के जो अन्य जिले हैं जहां पर औद्योगिक क्षेत्र हैं, जिसमें आपके उद्योग विभाग के संबंधित जो प्रोजेक्ट हैं, पर्यटन से संबंधित है, और ऊर्जा विभाग के जो प्रोजेक्ट्स हैं जिन्होंने एमओयू साइन किए हैं, आज वो इस बैठक में शामिल होंगे। उनके क्षेत्र में किस किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, परेशानियां किस तरह से आ रही हैं, उसको लेकर जो है आज भी चर्चा यहाँ पर होगी। देखिए, सोलन का क्षेत्र की अलग मसले हैं। ऊना की अगर हम बात करें, कांगड़ा की बात करें, या सिरमौर जिले के काला अंबिया पोंटा साहिब क्षेत्र की बात करें, वहां जो है कुछ अलग परिस्थितियां हैं। तो जो कॉमन जो निकल कर आ रही है चीज, जो पहले दिन के दौरान हमने देखा, उसमें ये थी कि जो अलग अलग विभागों से जो एनओसीज ली जाती है वो प्रक्रिया काफी जटिल है, उसको सरल करने की बात कही गई। और जो भूमि की बात है कि पर्याप्त भूमि नहीं मिल पा रही है, वो भूमि किस तरह से उपलब्ध करवाई जाए, जो आधारभूत ढांचा चाहिए इंडस्ट्री के लिए वो मिल नहीं पा रहा है, वो कैसे विकसित होगा, आज ही नहीं। बिल्कुल रणबीर, यहाँ पर कई मुद्दों को इस बैठक में एड्रेस किया जाना है, और जिस तरीके से आपने भी मुद्दे गिनाए, इसके इतर एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर बद्दी की बात कर ली जाए, सोलन की बात कर ली जाए, पोंटा साहिब की बात कर ली जाए, तो ये वो इलाके हैं, इंडस्ट्रियल एरियाज ऐसे हैं जिनकी सीमा दूसरे राज्यों से भी सटी हुई है। तो क्या हिमाचल के निवेशकों के इतर कोई दूसरे राज्यों से भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स पहुंचे हुए हैं? अगर बद्दी की बात करें, नालागढ़ की बात करें, तो वो सीधे पंजाब से लगता है, तो क्या वहां के भी बॉर्डर एरिया के भी कुछ निवेशक यहां पहुंचे हुए हैं? देखिए, ये जो बिजनेस मीट हो रही है इसमें वो निवेशक शामिल है, वो जाहिर सी बात है अधिकतर जो है राज्य के बाहर के निवेशक हैं जिन्होंने पूर्व सरकार के समय जो है एमओयू साइन किया था। और
करीब 3 साल पहले के ये एमओयूज हैं, कुछ 1 साल पहले के हैं, कुछ 2 साल पहले के हैं। उन निवेशकों को बुलाया गया है और जिन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट लगाना था उनकी फाइलें जो है सरकारी दफ्तरों में ही घूम रही है। किसी की फाइल अगर क्लियर हो गई है तो वो धरातल पर शुरू नहीं हो पा रही है। ये प्रोजेक्ट ऐसे शामिल किए गए हैं जिनमें 50 करोड़ के ये ऊपर के प्रोजेक्ट हैं। कुल ये 79 प्रोजेक्ट है। पहले दिन हमने 29 परियोजनाओं की जानकारी दी गई कि पहले दिन 29 परियोजनाओं पर जो है चर्चा हुई और आज जो है जो बाकी बचे 50 प्रोजेक्ट है उन पर चर्चा होगी। कुल ये 79 प्रोजेक्ट्स हैं और 31,000 करोड़ रुपए के ये प्रोजेक्ट है, इन पर चर्चा होगी। देखिए, राज्य सरकार यहां से एक संदेश देना चाहती है। निवेशकों को जो है आकर्षित करने के लिए ये संदेश दिया जा रहा है कि जो प्रक्रियाएं अब तक जटिल है, जिसको अपना निवेश करना है, जिसने उद्योग धंधा हिमाचल में स्थापित करना है, उसको अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। उनकी सारी समस्याओं का हल जल्द कर लिया जाएगा। इसलिए बिल्कुल रणबीर, और यही बात उद्योग मंत्री ने शुरुआत में कही थी जब कैबिनेट का गठन हुआ ही था। उस दौरान उन्होंने कहा था कि सिंगल विंडो का प्रावधान किया जाएगा ताकि जो निवेशक हैं वो यहां पर आसानी से एनओसी के लिए उन्हें भटकना ना पड़े, आसानी से यहां पर आए, निवेश करें और फिर हिमाचल की इकोनॉमी में वो कंट्रीब्यूट कर सकें। रणबीर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, लेकिन प्लीज आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आगे भी खबरों पर आपसे हम चर्चा करेंगे। सुखू सरकार प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने की तैयारी में है। श्वेत पत्र बनाने को लेकर कैबिनेट सब कमेटी की आज सुबह 11 बजे अहम बैठक होनी है। बैठक उप मुख्यमंत्री कार्यालय में होगी। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। कैबिनेट सब कमेटी के सदस्य कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो श्वेत पत्र लाने की तैयारी की जा रही है सुखू सरकार के द्वारा। इस पर ज्यादा जानकारियों के साथ रणबीर, हमारे सहयोगी, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रणबीर, विधानसभा का जब सत्र चल रहा था उस दौरान ये बात उठी थी कि बहुत जल्द श्वेत पत्र लाया जाएगा, सीएम सुखू ने कहा था, और अब कैबिनेट सब कमेटी की इसको लेकर आज 11 बजे बैठक होने वाली है। क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले पर मिल पाए हैं? जी हाँ, ये जो कैबिनेट सब कमेटी बनाई गई है हिमाचल प्रदेश की वित्तीय स्थिति को लेकर, इसी पर जिम्मेदारी है कि जो वायदा कांग्रेस ने किया था, जो मुझे ध्यान पड़ता है कि जो पहला विधानसभा सत्र हुआ था उस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि हिमाचल की वित्तीय स्थिति को लेकर एक श्वेत पत्र राज्य सरकार जारी करेगी। वो श्वेत पत्र बनाना, उसी को लेकर यह बैठक ठीक 11 बजे आज राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री के कार्यालय में यह बैठक होनी है। तो 3 मंत्री इसमें, उप मुख्यमंत्री इसमें, 2 अन्य मंत्री इसमें। बड़ी बात इसमें ये है जैस्मीन कि लगातार जो है पक्ष और विपक्ष में हमने देखा है पिछले कई सालों से आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो लंबा चला है, वो आज भी चल रहा है। 6 तारीख को जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें भी लंबी चौड़ी डिस्कशन हिमाचल की वित्तीय स्थिति पर हुई। तो राज्य सरकार ये चाहती है कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इससे पहले की जो जयराम सरकार थी वो कहती थी कि हमारे पर जो है बोझ उससे पूर्व की सरकार ने छोड़ा था, उससे पहले की सरकार कहती थी कि उसकी पूर्व सरकार ने, उससे पहले की सरकार ने एक बोझ छोड़ा है। इस श्वेत पत्र में क्या होगा कि पिछले 5 साल के दौरान हिमाचल के पास कितना पैसा आया, रेवेन्यू कितना आया और वो कहां खर्च किया गया, कितना जो है किस मद में खर्चा गया और राज्य सरकार ने कितना जो है कर्ज लिया था, इसको लेकर भी इसमें श्वेत पत्र जब जारी होता है तो व्हाइट पेपर का मतलब है कि बिल्कुल क्लीन वो पेपर होता है, फैक्ट्स उसमें होते हैं। तो जो वित्त विभाग के अधिकारी हैं वो भी उसमें मौजूद रहेंगे। तो एक तो मंशा ये है कि उन आरोपों पर जो है राज्य सरकार जवाब देना चाहती है, दूसरी जनता के समक्ष जो है हिमाचल की वित्तीय स्थिति रखी जाएगी कि ये हाल हिमाचल का है। वैसे तो बजट में ये कहा जाता है कि पूरे बजट को अगर हम 100 रुपया मान लिए तो उसमें कितना पैसा जो है कहाँ खर्च किया जाता है। और राज्य सरकार पर ये भी दबाव है कि जो गारंटियों की बात कही जाती है, कर्मचारी जो मांग करते हैं कि उन्हें भी जो है बहुत सारी अभी जो है पेंडेंसी है, एरियर देना है, डीए है, तो बहुत सारी देनदारी है। 75,000 करोड़ का करीब का कर्ज है और उसके बाद कर्मचारियों की देनदारी है, पेंशनरों का भुगतान करना है। तो इसमें राज्य सरकार ये चाहती है कि पूरी स्थिति, हिमाचल की वित्तीय स्थिति जनता के समक्ष लाया जाए और विपक्ष को भी जवाब दिया जाए। और साथ में ये भी सरकार चाहती है कि पूर्व सरकार के समय में किस तरह का वित्तीय प्रबंधन था,
क्या जयराम ठाकुर जो बात करते थे कि उनके समय में बहुत अच्छी स्थिति थी, हालांकि कर्ज उन्हें भी लेना पड़ा था। ये श्वेत पत्र बताएगा कि क्या स्थिति, क्या जयराम सरकार। बिल्कुल रणबीर, इस पूरे मसले पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन प्रदेश की जो आर्थिकी है वो इस वक्त ओवरड्राफ्ट की स्थिति में है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि श्वेत पत्र की आड़ में जिन गारंटियों के दम पर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, उन गारंटियों से बचने की कोशिश कांग्रेस पार्टी यहां पर करती हुई नजर आ रही है? क्योंकि बार बार हर एक मंच से यह कहा जा रहा है कि ऋण प्रदेश पर बहुत ज्यादा है, ऋण प्रदेश पर बहुत ज्यादा है, जो पहले की सरकारों में भी था और अब भी है, लेकिन उसके बावजूद गारंटियों को भी पूरा करना है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि श्वेत पत्र जारी करने के बाद कहीं सरकार ये तो नहीं कह रही कि गारंटियों को पूरा करना कहीं ना कहीं मुश्किल है, जनता के साथ कॉम्प्रोमाइज, जनता के विकास के साथ कॉम्प्रोमाइज तो नहीं करने की तैयारी है कांग्रेस की? देखिए, दो पहलू तो मैंने आपके सामने रख दिया कि शायद ये मंशा हो सकती है सरकार की। अब श्वेत पत्र लाने के पीछे जाहिर सी बात है एक मंशा ये होती है कि जनता के सामने वास्तविक स्थिति जो है वो रखनी पड़ेगी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ध्यान ज्यादा डाइवर्ट कर पाएगी सरकार, अगर जैसा आपने कहा अगर ऐसा करना भी चाहे तो। अगर ऐसा कर नहीं सकती है राज्य सरकार, गारंटी से मुकरना तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी, क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है। तो अगर आपने कोई ऐसा मूव ले लिया तो आपको खामियाजा जो है भुगतना पड़ेगा। और जो ये कहते हैं कि 4 साल में वित्तीय स्थिति जो है ठीक कर देंगे, तो शायद हो सकता है कि श्वेत पत्र इस दिशा में भी ये होगा कि अगर कोई मजबूत जो योजना राज्य सरकार के पास है, मजबूत कोई आर्थिक नीति है, उसको किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाना, एक जो है एक वास्तविक स्थिति जनता के समक्ष रखी जाएगी, विपक्ष को बताया जाएगा, केंद्र सरकार को भी राज्य सरकार बताएगी कि ये हमारी स्थिति है। और उसके बाद अगर सही तरीके से कांग्रेस सरकार सही नीतियां लाती है, सही तरह से आगे चलती है, तो इसके लिए जो श्वेत पत्र लाया जा रहा है वो फायदेमंद राज्य सरकार के लिए हो सकता है कि ये स्थिति थी और अब उस स्थिति में हम पहुंचे हैं। जहां तक गारंटियों की बात है, वो कांग्रेस शुरू से ही कह रही है, हालांकि चुनावों के दौरान वायदे तो बहुत सारे होते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि अब ये जो है फेज मैनर में पूरा किया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सत्ता में आते ही सारी चीजें कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि ये गारंटियां पूरे 5 साल के लिए हैं और चरणबद्ध तरीके से इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। लेकिन प्रदेश की आर्थिकी को देखते हुए किस तरीके से ये गारंटियां पूरी होंगी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल आज श्वेत पत्र जारी हो रहा है, इसको लेकर आज बैठक होनी है। क्या कुछ उस बैठक में अहम रहेगा, रणबीर आप नजर बना के रखें। हमसे जुड़ने के लिए, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्रेक के बाद खबर धर्मशाला से, जहां आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल पहुंच रहे हैं। सुबह 10:30 बजे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। धर्मशाला के सर्किट हाउस में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। डॉक्टर बिंदल केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान कर सकते हैं, खासतौर पर केंद्र द्वारा किसानों को दिए गए एमएसपी के तोहफे पर वो बात कर सकते हैं। वहीं साल 2024 के आम चुनावों को साधना भी डॉक्टर राजीव बिंदल की रणनीति का हिस्सा रहने वाला है। और विचित्र हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। विचित्र, आज प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल धर्मशाला पहुंच रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर करेंगे। किस तरीके से आज इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और क्या क्या प्रमुख बिंदु रह सकते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? जैस्मिन, लिहाजा ये जो दौरा है डॉक्टर राजीव बिंदल का, वो अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर हम लोग यही मानकर चल रहे हैं, क्योंकि साल 2024 में जो है वो आम चुनाव होने हैं, लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से फोकस हो चुकी है उन चुनावों को लेकर। और वैसे भी अभी हाल ही में जो कर्नाटक के चुनाव हुए थे, या फिर हम लोग राजधानी शिमला में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव हुए हैं, तो उसमें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा है, हालांकि जीत के पूरे दावे किए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी सदा से बनाती चली आई है, और रणनीति के तहत उन्होंने पूरे देश भर के तमाम राज्यों में कहीं ना कहीं कुछ राज्यों में सरकारें भी बनाई, कुछ राज्यों में जोड़ तोड़कर भी सरकारें बनाई, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती थी। वो कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से जो है वो तिलिस्म जो है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। उसको मद्देनजर रखते हुए अब बिल्कुल स्ट्रिक्टली ये रणनीति तय की जा रही है कि कैसे साल 2024 के जो चुनाव होने हैं, उन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। तो एक तो ये कारण है कि डॉक्टर राजीव बिंदल अगर धर्मशाला के दौरे पर आए हैं, तो सबसे पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ, पदाधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और उसमें इस बात को लेकर पुख्ता से चर्चा करेंगे कि ये जो चुनाव होने उसमें चारों की चारों सीटें जो है वो कैसे जीती जाएं। दूसरी अगर हम लोग ये बात करें तो एक संपर्क से समर्थन अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरे जून महीने में चल रहा है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो उसके तहत भी जो यहाँ पर हस्तियां हैं, सियासी हस्तियां हैं, या फिर कोई बुद्धिजीवी लोग हैं,
या फिर जो दूसरे रसूखदार लोग हैं उनके घरों में बाकायदा जाया जा रहा है, उनसे संपर्क साधा जा रहा है। तो ये भी इस अभियान का इनके हिस्सा है। और दूसरा ये कि केंद्र सरकार की जो नीतियां थी, जो 9 सालों में केंद्र सरकार ने देश को दिया है, राज्यों को दिया है, और विदेशों में जिस तरह से अपना उन तमाम सारी बातों को कहीं ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो ये भी एक रणनीति का हिस्सा है और यही मानकर चला जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मशाला दौरे पर आए हैं तो पहले तो वो इसी बात की बात करेंगे कि भाई केंद्र सरकार ने जो है क्या कुछ दिया है देश को, प्रदेश को और विदेश में। और दूसरा ये कि अभी हाल ही में जो एमएसपी बढ़ाया गया है किसानों का जो केंद्र सरकार की ओर से, उसका भी जिक्र जो है वो यहाँ पर कर सकते हैं डॉक्टर राजीव बिंदल जी। जशू बिल्कुल बिल्कुल विचित्र, क्योंकि कांगड़ा सबसे बड़ा जनपद है हिमाचल प्रदेश का और विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भाजपा को यहां पर लॉस हुआ है वो, और फिर उसके बाद जिस तरीके से ताबड़तोड़ दौरे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा के कर रहे हैं और कांगड़ा को एक नई दिशा में ले जाने की कोशिश और पर्यटन के दृष्टि से कांगड़ा का विकास किया जाएगा, इस तरीके के तमाम दावे और वादे जो कांग्रेस की सरकार ने किए हैं, इन तमाम स्थितियों के बीच जो राजनीतिक पृष्ठभूमि इस वक्त कांगड़ा की बनी हुई है, इस बीच कितनी बड़ी चुनौती भाजपा के लिए कांगड़ा की संसदीय क्षेत्र की सीट को जीतना बनता हुआ नजर आ रहा है? विचित्र। देखिए, अगर हम लोग इतिहास देखें जैस्मिन हिमाचल प्रदेश का, तो जिसकी सत्ता में सरकार होती है कहीं ना कहीं वही लोग जो है वो जीत हासिल करते हैं। लोकसभा के चुनावों में उन्हीं की सीटें जो है वो जाया करती हैं। लेकिन हम लोगों ने माजी में देखा है कि जब सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो कैसे रिकॉर्ड तोड़ वोटों से 4 लाख, 4.5 लाख, 4.5 लाख इतने इतने मार्जिन से जो है उन्होंने अपने सांसदों को जिताकर लोकसभा में भेजा था। लेकिन जब उपचुनाव हुए और उपचुनावों में देखा तो एकदम से चार उपचुनावों में जो उपचुनाव हुए थे उसमें 4 सीटें थी, एक संसदीय क्षेत्र की थी, मंडी संसदीय क्षेत्र, और बाकी 3 जो विधानसभा क्षेत्र थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को करारी हार का सामना उस वक्त भी करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं लोग ये समझते हैं, जानते हैं कि कोरी अफवाहों से, कोरी बातों से बात नहीं बनती है, कुछ करना पड़ता है, धरातल पर करना पड़ता है। तो ये बात उस वक्त खैर समझ भी चुकी थी भारतीय जनता पार्टी और उस वक्त उन्होंने इस बात को माना भी था कि वो लोग गलतफहमी में थे। लेकिन भविष्य में जो चुनाव होने, यानी विधानसभा के जो चुनाव होने थे 2022 में, उसके लिए वो तैयार हैं और उसके लिए रणनीति बनाई जा रही है। तो उसमें भी हम लोगों ने देखा है कि जैसे जो मिशन रिपीट की बात कर रहे थे, वो मिशन रिपीट भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई थी और उसके बाद जो कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना एवेल्युएशन किया तो उन्होंने कहा कि 0.9 से हम लोग जो है वो हारे हैं, यानी बहुत कम मार्जिन से हम लोग जो है वो हारे हैं, यानी उनका जो मत प्रतिशतता है वो बढ़ी ही है। तो वो कहने को अच्छा लगता है लेकिन सत्ता में तो वो लोग नहीं आ पाए। तो अब क्योंकि सत्ता में कांग्रेस पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि वो जो मार्जिन वाली वो जो ये बात करते हैं और मत प्रतिशतता जो बढ़ी है उसको कायम रखा जाए, उसको लोकसभा के चुनावों में बुलाया जाए। और वैसे और यही कारण है कि बहुत पहले से ही आम चुनावों के लिए भाजपा ने कमर कसना शुरू कर दिया है और ताबड़तोड़ दौरे भाजपा के तमाम बड़े नेता अलग अलग संसदीय क्षेत्रों के कर रहे हैं। और इसी क्रम में आज कांगड़ा के धर्मशाला पहुंच रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। नजर आप बना के रखें। विचित्र, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सिरमौर का रुख करते हैं, जहां के शिलाई में नेशनल हाईवे 707 पर मजदूरों का धरना जारी है। धरना प्रदर्शन का आज 9वां दिन है। मजदूरों ने उग्र आंदोलन की धमकी तक दे डाली है। बिना नोटिस काम से निकालने का मजदूर आरोप लगा रहे हैं। जल्द काम पर वापस ना बुलाया तो एसडीएम कार्यालय का घेराव भी ये मजदूर कर सकते हैं। कंपनी ने बिना नोटिस 50 कामगारों को काम से निकाल दिया था, जिसके बाद अब ये सभी मजदूर आंदोलनरत है और आंदोलन को और उग्र करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। जल्द से जल्द काम पर अगर वापस नहीं बुलाया गया तो एसडीएम कार्यालय का घेराव भी ये मजदूर कर सकते हैं। और आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, नेशनल हाईवे 707 पर ये चक्का जाम किया गया है मजदूरों द्वारा। यहाँ पर नारेबाजी हो रही है, धरना प्रदर्शन हो रहा है और आंदोलन को उग्र करने की चेतावनी भी इन मजदूरों ने दी है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी ना तो यहाँ पर कोई स्थानीय प्रशासन का एसडीएम साहब, ना ही प्रशासन यहाँ पर एक बार आया है और विदाउट किसी नोटिस के विदाउट किसी के कारण जो मजदूरों को यहाँ पर निकाला गया। हालांकि काम अभी 1 साल का यहाँ पर पेंडिंग है। मैं तमाम लोगों से, वो प्रशासन से, सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि जो विदाउट नोटिस के मजदूरों को यहाँ पर निकाला गया है उन्हें तुरंत जो है वापस रखा जाए। वो स्थानीय प्रशासन व सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि जल्द अगर 1-2 दिन के अंदर इसको
सॉर्ट आउट नहीं किया गया तो आने वाले दिनों के अंदर हम जो है एसडीएम कार्यालय व स्थानीय प्रशासन का घेराव करेंगे। मजदूर वर्ग काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर कंपनी प्रबंधन उनकी मांगों को मानता है, समय पर उन्हें वेतन देता है, उन्हें जो श्रम कानूनों के तहत जो मिलने वाले लाभ वो प्रदान करता है, तो मजदूर वर्ग ये काम पर जाने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर कंपनी प्रबंधन मजदूरों की मांगों को नहीं मानता है, समय पर उन्हें वेतन नहीं देता है, तो यह आंदोलन लंबा चलेगा और मजदूर अपनी मांगों को मनवाने के लिए लंबा संघर्ष। तो अगर आप देवभूमि हिमाचल की समृद्ध संस्कृति और यहाँ के संस्कारों की सही और सटीक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप www.thesanskar.in वेबसाइट पर जाकर ये जानकारी हासिल कर पाएंगे। 4 संस्थाओं के मिलकर संस्कारा के नाम से वेबसाइट को लॉन्च किया गया है। वेबसाइट की लॉन्चिंग सोच संस्था के संस्थापक राजा सिंह मल्होत्रा ने की है। राजा सिंह मल्होत्रा ने बताया कि संस्कारा का मतलब संस्कार होता है और ये संस्कार हर व्यक्ति तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सबसे पहले मैं अपने स्माइल संस्था के जो संस्थापक हैं निखिल अहलूवालिया जी, उनको हार्दिक बधाई देता हूं, जो इन्होंने कार्यक्रम मंडी में कराया था और उसके बाद अब पांगी जाके भी ये कराया है इन्होंने कार्यक्रम संस्कारा नाम से। तो संस्कारा का जो अर्थ है वो है संस्कृति, संस्कार। जो हमारे संस्कार हैं, संस्कृति है, हमारा कल्चर है, उसको कैसे आगे लाया जाए। हमारे प्रदेश में आजकल जैसे कि बहुत ही एडवांसमेंट हो गई है, हर जगह टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो जो हमारे जो प्रदेश के जो युवा हैं उनको अपने कल्चर से वो दूर होते जा रहे हैं, तो उनको अपने कल्चर में वापस जोड़ने के लिए निखिल अहलूवालिया जी की ये पहल, मैं इनको इस सफल पहल के लिए हार्दिक बधाई देता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि सभी लोग इनको सपोर्ट भी करेंगे और जो संस्कारा एक नाम निकल के आया है उसको उस लेवल तक पहुंचाएंगे, उसकी वैल्यू तक पहुंचाएंगे। तो जैसे कि राजा सिंह मल्होत्रा जी ने आज इस वेबसाइट को लॉन्च किया, इस वेबसाइट का जो नाम है वो हमने संस्कारा रखा है। संस्कारा अर्थात संस्कार, संस्कारों से बनती है संस्कृति और हमारी संस्कृति हमारी पहचान। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मार्च महीने से हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था मंडी में संस्कारा के नाम से, और उस संस्कारा को आगे बढ़ाने हेतु हमने एक वेबसाइट आज लॉन्च की, जिसका जो लोकार्पण है वो राजा सिंह मल्होत्रा जी द्वारा यहाँ पे किया गया। और संस्कारा एक शब्द है संस्कार, संस्कृति। हमारा सिर्फ मुख्य उद्देश्य केवल एक है कि जितनी भी हिमाचल की हमारी संस्कृति है